चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ऑलराइट। सो हम लोगों ने याद रखिएगा सेक्टर पब्लिक एंटरप्राइजेस, यहाँ सेंटर पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट सेशन है, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या समझना है इनके लिए, जी हाँ, जो कि जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, कौन सी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बार बार बुलवा रहा हूं क्योंकि कई लोगों को गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, तो बोल के याद करिएगा। यहां पर इनकी भी एक देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो इन्हें भी पूरी करनी पड़ेगी। बेसिकली ध्यान से सुनना आप लोग भी, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ था पहले, CSR जो हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, जो कि हम लोग सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट से समझते हैं। देखिए ये अगस्त 2013-14 के आसपास की हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे अभी ना, क्योंकि ये लेटर ऑन कंपनीज एक्ट में लाया गया था, जो कि एप्लीकेबल किया गया ऑल कंपनीज पे, ठीक है। बट एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, आप लोग बोलो यार, बोलो, ठीक है। आप लोग भी सुनो, ध्यान सुनो, ठीक है, और बोल सकते हो बीच में, बहुत जोर से मत बोलना, ठीक है, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। एनीवेज, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने बेसिकली दिसंबर 2012, बेसिकली कब, दिसंबर 2012 में ना, जितनी भी कॉर्पोरेट बोलो ना सबने, कॉर्पोरेट जो कि यहाँ पे बात करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बोला गया कि जितनी भी ऑल CPSEs, जी हाँ, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को फॉलो करनी पड़ेंगी। बट सर आप तो कह रहे हो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको ऐड किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में इसको ऐड किया गया, तो जब उस वक्त ऐड किया गया तो सर आप तो कह रहे हो 2012, और कंपनीज एक्ट की हम बात करते हैं 2013 एंड देन एप्लीकेबिलिटी 2014 में आके आया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे DEP ने, जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने पहले ही कह दिया था कि भाई आपको है ना कुछ गाइडलाइंस हम बता रहे हैं, आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, लेटर ऑन सेक्शन 135 जब कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया, कौन सा सेक्शन 135 इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस करने के बाद से फिर ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, याद रखिएगा उन सबको ना CSR रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, CSR एक्ट फॉलो करना, मतलब CSR के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा एज पर द कंपनीज एक्ट। इवन अगर कोई अमेंडमेंट्स भी, चेंजेस भी आएंगे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगर लेकर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो उसको भी इन्हें कैरी करना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रहा आप लोगों को भी, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, पहले हम समझेंगे कि क्या DP ने पहले ही से गाइडलाइंस दे रखी थी, हाँ जी, गाइडलाइंस दे रखी थी, किसके ऊपर रखी थी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेटर ऑन कंपनीज एक्ट में सेक्शन 135 जब ऑफ कोर्स इंसर्ट किया गया, मतलब ये नया सेक्शन बना था उस टाइम, और पूरा एक्ट ही नया था, ठीक है। तो उसमें भी आप देखिएगा यहाँ पे कहा गया कि जितनी भी CPSEs उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। सर अब इसमें अलग क्या है, ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले CSR पढ़ रखा है तो आपको डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं आने वाला है, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। देखो समझो, जिन कंपनीज ने ना, ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं CSR का, तो नेटवर्थ, टर्नओवर, ठीक है, आपको याद होगा, हम लोग नेटवर्थ चेक करते हैं, याद बोलो, नेटवर्क देखते हैं कंपनी का, कितना नेटवर्क, कितना 500 करोड़, टर्नओवर कितना बोलते हैं 1000 करोड़, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़। क्लियर, ये हम क्राइटेरिया देखते हैं कंपनी से, केसेस में, सारा कंपनी केसेस में भी क्राइटेरिया देखते हैं। हाँ जी बोलिए, हाँ जी, वो कवर करने पर है ना, आप समझे नहीं, आया बात पकड़ में। तो नेटवर्क कितना देखेंगे, 500 करोड़, टर्नओवर, ये तो पढ़ाया हुआ है, तुम लोग भी कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, आप लोगों को भी याद होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अरे यार ऐसा मत बोलो, ऑलराइट ना। सो अब ये क्राइटेरिया हम देखते हैं किसके, कंपनी से केसेस में। और अगर हम बात करेंगे, जी हाँ, CPSEs की, जी हाँ, CPSEs की बात करेंगे, तो बोला ये क्राइटेरिया देखना ऑफ कोर्स देखा जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्टिंग है बात आती है, DPE की एडिशनल कुछ गाइडलाइंस है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने भी गाइडलाइंस दे रखी हैं, ये कह रखा है कि आप ना, अगर आपको प्रॉफिट भी हुआ है ना, आपको पता है ना, हमने क्राइटेरिया देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब एटलीस्ट आप इस क्राइटेरिया में फॉलो हो रहे हो। फिर हम लेटर हम देखा था कि नेट प्रॉफिट भी कंसीडर करते हैं, नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ है तो देन आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, एंड आई मीन आपको 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल का एवरेज का, ठीक है। लेकिन यहां पर जो CPSE इनके लिए कहा कि आपको प्रॉफिट भी हुआ है ना, तो भी आपको ये एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है, मतलब आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। यूजुअली हम लोग देखते हैं कंपनी केसेस में
प्रॉफिट का क्राइटेरिया दे रखा है, जो कि हम जनरली नेट प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं 5 करोड़, तभी एलिजिबिलिटी बनती है, अदरवाइज नहीं बनती है। बट यहाँ पर सीपीएसई के लिए देखो डिग्री डिफरेंस है, ये याद रखना, ठीक है, वो फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, डीपी ने गाइडलाइंस इशू करी है ना, वो एडिशनल है, इन एडिशन है, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अगर रूल्स बता रहा है, जी हाँ, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 135 तो देख ही रहे हैं, और इसके अलावा सीएसआर रूल्स हैं, ठीक है। अब मान लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, एमसीए ने कहा कि भाई ये नए रूल्स ऐड किए गए हैं, इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो क्या डीपी की गाइडेंस प्रिवेल होंगी या एमसीए की? क्वेश्चन राइज हो जाएगा यहाँ पर ना, बोलता है एमसीए की, याद रखिएगा एमसीए की अप्लाई होगी। आप एक्ट को रीड करेंगे आपको पता लग जाएगा, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशंस, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट योर सीपीएसईज कॉर्पोरेशंस, ऑलराइट। सो ये बात एकदम क्लियर होगा, आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि सर जो यहाँ स्पेंडिंग्स की जाएंगी, स्पेंडिंग्स के लिए भी हमें देखा, आपको पता होगा कि हम लोग सीएसआर एक्टिविटीज जो करते हैं, इस पर स्केड्यूल, हाँ बेटा 7, गुड, इस पर स्केड्यूल 7 एक्टिविटीज करते हैं, तो 7 के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज होंगी। मतलब आपको पता होगा सीएसआर पॉलिसी बनाते हैं, और ये पॉलिसी अप्रूव कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यहां पर भी सीपीएसईज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे पॉलिसी को, और वो जो पॉलिसीज में जो एक्टिविटीज लिखी जाएंगी वो एक्टिविटीज एज पर शेड्यूल 7 होनी चाहिए। हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पर अलग हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे कहा गया कि सीपीएसईज को है ना ज्यादा ध्यान किस चीज पे देना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे देना जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके अगर बात करें, उनके प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना है, जो कि शेड्यूल 7 में ही है, आप ध्यान से देखेंगे शेड्यूल 7 में ही है, ठीक है। तो क्या करना है, वुमेन एम्पावरमेंट का बात हो गया, सैनिटेशन कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए हो गया, या टॉयलेट्स बनाए फॉर स्पेशली फॉर गर्ल्स, ठीक है, या यू नो क्लीन वाटर पे बात करें, ठीक है, कैसे काम किया सकता है, इस तरह की चीजों पे, SC/SCs हैं, ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं, इस पर ज्यादा फोकस करे, ऑलराइट, सीपीएसईज, ये कहा गया है, ये डीपी गाइडलाइंस में। अच्छा, ये गाइडलाइंस मान लीजिएगा, और मैं आपको अभी एक सवाल बताए थे, आपको भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि सर सीपीएसईज और की हम बात कर रहे हैं, जब एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर की ना, सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी किस पर? सीपीएसईज पे, ऑलराइट। तो क्या ऐसा होगा कि सर एमसीए की गाइडलाइंस और इधर आगे डीपी की गाइडलाइंस, कि डीपी की गाइडलाइंस ओवरराइड कर देंगे एमसीए की रूल्स को, सीएसआर रूल्स को? ऑफ कोर्स नॉट, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं एक्टिविटी भी कैरी करनी है ना, ये एज पर सीएसआर जो पॉलिसी होगी वही होगी, और सीएसआर पॉलिसी पर जो फ्रेम कर रहे हो उस पर शेड्यूल 7 ही करोगे। बात पकड़ में आ रहा है? अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर मान लीजिएगा कि जैसे सीपीएसई हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है, कोल इंडिया, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप लोग जानते हैं सर, ठीक है। अब ये जो भी एक्टिविटी कर रही हैं, तो बोले इनका है ना प्राइम मोटिव जो जैसे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को लेकर है, बोले वो होना ही चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो सीएसआर के साथ साथ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए जो ये वर्क इनके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो इनिशिएटिव्स लेती हैं कॉर्पोरेशंस, वो कंटिन्यू लेते रहेंगे, ठीक है। वो जो अगर इनिशिएटिव्स ले रही है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, सस्टेनेबिलिटी के लिए, ऐसा नहीं होगा कि उनको हम यहाँ पे क्या ट्रीट कर लेंगे, सीएसआर। बहुत लॉजिकल बात है ये ना। स्पैंडिंग्स भी अगर हम बताएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार एग्जांपल समझो, आप कोई वायबल प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो सीएसआर के लिए कि भाई फॉर एग्जांपल हम स्कूल्स पे बात करेंगे, स्कूल्स बनाएंगे, ठीक है, सैनिटेशन कंडीशंस को इंप्रूव करेंगे, ठीक है, या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करेंगे, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट वो कैसे वुमेन एम्पावरमेंट सिखाया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे हो सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट को पहले क्या हो रहा है, रिसर्च की रहेगी, पर्टिकुलर टीम मान लीजिएगा ना रिसर्च कर रही है कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट सीएसआर के हो सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी कैरी करने के लिए जो रिसर्च करने पे एक्सपेंसेस आएंगे, उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑल ओवर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उसको भी मैक्सिमम बताया गया कि सिर्फ 5% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। एक बार अब सारी बातें जो मैंने बताई हैं इन्हें फटाफट से मॉड्यूल समझते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, तो ये आपके लिए टॉपिक आज का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता ही दिया कि पहले आने से पहले, मतलब किसके आने से पहले, जो हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, देखो, प्रायर टू नोटिफिकेशन सीएसआर रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डीपी गाइडलाइंस ऑन सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी इशूड इन दिसंबर 2012। मतलब सर ये छोटी सी बात है, देखो, प्रायर टू सीएसआर रूल्स कंपनीज एक्ट 2013, this DP in 2012 issued a guidelines applicable to all CPSEs, ठीक है। एंड देन उसके बाद में फिर आपने क्या हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके अंदर सेक्शन 135, सेक्शन कौन सा था बेटा, बोलो, सेक्शन 135 था क्या, अभी भी है, इसको हम रीड करते हैं विद
रूल्स, कौन से रूल्स हैं? CSR रूल्स, ऑलराइट, CSR रूल्स, क्लियर? ये CSR रूल्स के साथ हम बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि ये आप जब बात करेंगे तो ये बाद में लेटर ऑन CPSE जितने भी CPSE से उन सब पर ये एप्लीकेबल हो गया। तो DP की गाइडलाइंस खत्म हुई क्या? नहीं, खत्म नहीं हुई बेटा, वो एडिशन हो गई, इन एडिशन हो गई, क्लियर? और अगर दोनों में कोई कंट्रारी अराइज भी हो जाती है तो किसकी गाइडलाइंस अब मानी जाएंगी? पहले MC की गाइडलाइंस नहीं, मतलब CSR रूल्स को प्रिवेल होंगे, ठीक है? गाइडलाइंस देंगे इसमें, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर सिर्फ इसी बारे में डिस्कस किया गया है, इसलिए घबराने कोई बात नहीं है, सिर्फ देखने का है। ऑलराइट सर, अब देखो आगे आओ। अब यहां से सिर्फ बेटा कुछ रीड करने वाले एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनैक्टेड, बैकग्राउंड बता रहा हूँ फटाफट से, एनैक्टेड 2013, कमीशन 2013 इन अगस्त 2013, 135 सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013, सब्जेक्ट टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। इट लेज डाउन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द नेटवर्थ। कितना है नेटवर्थ? जल्दी रिवीजन कर लो यार। 500 करोड़, टर्नओवर कितना है? 1000 करोड़, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ फॉर कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक CSR एक्टिविटीज। स्पेसिफाइज the broad modalities of selection, implementation and monitoring of CSR activities. कहाँ लिखी है activities? Schedule number 7 by the board of director of companies. The activities which may be included by the companies in CSR policies. सबको पता अच्छे से यार, अभी रट्टा लगवाया आप लोगों को ना। क्या होता है? CSR एक्टिविटीज जो भी बताई गई हैं उनको फॉलो करना है, और कहाँ लिखी है? Schedule 7 में। उसी के अकॉर्डिंग आप CSR पॉलिसी फ्रेम करेंगे। CSR पॉलिसी को रिकमेंड कौन करती है? कमेटी, CRC करती कमेंट, क्लियर एकदम। और अप्रूव कौन करता है? उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कमेटी का काम क्या होता है? ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना टाइम की भैया जो CSR एक्टिविटीज हैं वो एग्जैक्टली फॉलो की जा रही, नहीं की जा रही है, कंपाइल हो रही नहीं हो रही है, एक्चुअली एग्जीक्यूशन है नहीं उनका, ये चेक करना, ठीक है? अब यहाँ मैं आपको सिर्फ प्राइम फोकस पे लेके आता हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ आप एक्चुअली इसमें से जरूर रीड पढ़ के जाएं, ठीक है? जैसे DP गाइडलाइंस ऑन CSR, DP guidelines on CSR. So let's understand the guidelines. DP guidelines on CSR and sustainability for CPSEs. ध्यान से देखते हैं फटाफट। Has formulated guidelines for on CSR and sustainability. These are known as guidelines hereinafter, which are applicable to CPSEs. The guidelines do not supersede or override any provision of the Companies Act and Schedule 7. अब ये बात छोटा ये नोट करने का कि स्टडी अगर क्वेश्चन आता है तो ये हमको समझना अच्छे से, ठीक है? Of the act and the CSR rules, but will not only supplement them. Will only supplement them. मतलब ये अप्लाई करने का एक सप्लीमेंट, मतलब कि हाँ एक तरीके से अगर देखा जाए कि हाँ अगर हम जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं ना कि भाई ये पर्टिकुलर रूल्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, बेटर में अगर प्रोवाइड किया हुआ तो बेटर का भी फॉलो किया जा सकता है ना। perceived conflict between the CSR rules and guidelines, the former will prevail. मतलब CSR rules will prevail. अब यहां से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्टार्ट हो जाती हैं, ध्यान से समझते हैं फटाफट से, और ये चैप्टर हमारे खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से समझते हैं। देखो कहता है these guidelines contain the certain additional requirements mentioned below. It is mandatory for all profit making CPSEs undertake to CSR activities as per the provision of the act and the rules. CPSEs which are not covered under the eligibility criteria based on the threshold limit of net worth, net turnover, net profit is specified under section 135 section 1, but which made profit in the preceding year would also be required to take up CSR activities as specified in the act and CSR rules, and such CPSEs would be expected to spend at least 2% of the net profit of the profit. अभी एवरेज निकालेंगे, याद होगा आप लोगों को, एवरेज ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल्स का एवरेज ले लेंगे, उसका 2% स्पेंड करना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए अपने माइंड में, क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो आप लोग भी, कि प्रॉफिट हुआ, अब भी वहां तो क्राइटेरिया देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इन दैट केस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन 135 सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग पूरा हुआ तो आपको कंपनी से का बात मानना ही पड़ेगा, मतलब ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 2%। इन केस ऑफ CPSEs, यू नो व्हाट, अगर वो आप सेक्शन 135 सेक्शन 1 का क्राइटेरिया पूरा कर नहीं पा रहे हैं नेट प्रॉफिट का ना, बट आपको प्रॉफिट हुआ है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 2%। कितना? 2%। और सर कर देंगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ना, ये याद रखना है। All CPSEs must adopt a CSR and sustainability policies for their company with the approval of the board of directors, ठीक है? तो पॉलिसीज कैसी बनेगी आपको पता है, अप्रूवल होगा विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
Philosophy of and spirit of CSR sustainability must be formed with the lying in the policy, and it must be consistent with the CSR provision and act and rules, of course, Schedule 7 and the act rules, guidelines. All right, sir. Documents for planning its CSR activity in accordance with the Schedule 7. अब ये तुमको कैसे याद करूंगा सर? तुम इसकी लैंग्वेज अगर याद कर सकते हो गुड, अदरवाइज तुमको ये याद रखना जरूरी है माइंड में ना. देखो ध्यान से कि CSR पॉलिसी जो बनेगा as per CSR rules and एक्टिविटीज जो होंगी सर, एक्टिविटीज जो होंगी इन अकॉर्डेंस टू स्केड्यूल, एक्टिविटी ऑफ स्केड्यूल 7. अब इसके बियॉन्ड है, इसमें दे रखा है आपको, वो आप फॉलो करो. क्या हो रहा है? इस डॉक्यूमेंट जो वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट प्लानिंग, वो बेसिकली किसके लिए बता रहा है कि जो भी आप एक्टिविटी कैरी करने वाले हो, ठीक है ना, कहता ना give a roadmap for formulation of actionable plans. Now, if the CPSs feel the necessity of taking up new CSR activities, projects during the course of year, which are in addition to CSR activities already incorporated in the CSR policy of the company, the board approval of such additional CSR activities would be treated as amendment to the policy. अब ये क्या कह रहा है? अगर कोई भी आपने मान लीजिएगा ड्यूरिंग द ईयर सीएस एक्टिविटी कैरी कर रहे हैं, ठीक है, एक नया कोई एक्टिविटी फाइंड आउट किया, नया एक्टिविटी के बियॉन्ड 7 होगा स्केड्यूल 7? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. विद इन द स्केड्यूल 7 वो एक्टिविटी है. क्लियर एकदम? विद इन, समझो, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनिएगा. हम ये कह रहे हैं आपने एक प्रोजेक्ट कैरी किया, ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट कैरी किया और वो प्रोजेक्ट स्केड्यूल 7 के अकॉर्डिंग है. ड्यूरिंग द ईयर ऐसा नेसेसिटी अराइज हुआ कि जो कोई और एक्टिविटी है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 7 ही है, उसे आप कैरी करना चाहते हैं, ठीक है, अब उसको आप सीएसआर पॉलिसी में ऐड कर रहे हैं, तो वो ऐड जो किया जाएगा उसे अमेंडमेंट रीड किया जाएगा, अमेंडमेंट इन सीएसआर पॉलिसी. क्लियर एकदम? चलिए. It would be net, of course, mandatory. कितना स्पेंडिंग है यार? All CPSEs meet the criteria laid down section 135 section 1 to spend at least 2% of the average net profit of immediate preceding 3 financial year in the presence of the CSR activities. अच्छे से डटा होगा यार, यहाँ बड़ा लिख दो ना, 2% of spending on CSR activities. In case company fails to spend such amount, अगर अब ये भी वहां पर तुमने देखा है, अगर फेल हो जाते हैं तो क्या होता है? आपको रीजन देना पड़ता है. रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट एज स्पेसिफाइड एज इज रिक्वायर्ड. कितना परसेंट? 2%. It shall have to specify the reasons for not spending and how, in the case of CPSEs, may reporting and explain their fraud, spending this amount in a particular year would not suffice, and then spend CSR amount in a particular year would not lapse. कि ऐसा नहीं है कि 2% में से अगर आपका 50 लाख बच गया, फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल मान रहे हैं, ठीक है, 2 करोड़ की स्पेंडिंग थी, 50 लाख अनस्पेंड है, तो क्या करेंगे? वो बोला तो लैप्स हो गया जी, और लैप्स नहीं होगा, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा. इट वुड इंस्टेड ऑफ बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर फॉर यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ फॉर विच इट वाज अलॉटेड. फिर उसी प्रोजेक्ट पे ही ये इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है. नाउ while selecting CSR activities listed in Schedule 7, all CPs should give a priority to the issues which are foremost concerned in the national development agenda, like safe drinking. अब ये थोड़ा ध्यान रखना है, safe drinking. ये CPSEs के लिए, कंपनीज के लिए नहीं है. कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली क्या होता है कि आप Schedule 7 की एक्टिविटीज कर सकते हो, लोकल जो आपका एरिया उसमें प्रायोरिटीज देंगे. वो भी यहाँ पर भी ऐसा ही है कि लोकल एरियाज को प्रायोरिटी देंगे. ठीक है, बट CPSEs के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो नेशनल डेवलपमेंट की तरफ जानते हैं. ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट की तरफ, लाइक सेफ ड्रिंकिंग, वाटर फॉर ऑल, प्रोविजन फॉर टॉयलेट्स especially for girls, health, sanitation, education. Main focus on the CSR policy on should be sustainable development, includes growth to address the basic needs of deprived, underprivileged, neglected and weaker sections of the society. Comprises of SCs, OBCs, minorities, BPL for old, aged, women's, girl, child, physical challenge. अब ये तुमको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा याद रहेगा तो अच्छा रहेगा. मतलब ये इस चीजों को इनको पहले नेशनल डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दें. ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दें. हाँ, इनके लिए है. कंपनीज में हम पढ़ते हैं Schedule 7 के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो. Schedule 7 में तो ये बातें लिखी हुई है ना, ये सारी एक्टिविटीज जो Schedule 7 में भी तो हैं. ठीक है, बट इनके लिए भी क्या बोल रहे हैं? इनको पहले प्रायोरिटीज देनी है CPSEs को. Now, CPSEs fully exploit their core competence and mobilize their resources and capabilities in implementation of CSR activities projects. They are advised to align their CSR and sustainability policy with their business or policies and strategies to extent possible. Select CSR activities projects which can be better monitored through the in-house expertise. अब इसको लैंग्वेज को समझना.
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, देखो ध्यान सुनो, अगर हम, हाँ मान लो बेटा, है ना, एक एग्जांपल मैंने बार बार यहाँ ले रहा हूँ ताकि तुम लोगों को उसको रट्टा बुद्धि में लग जाए, ठीक है। सेड बिफोर यू नो अराउंड 360 के आसपास ऐसी हैं सीपीएससीज, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कोल इंडिया, ठीक है। अब कोल इंडिया का अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वर्क जो कर रही है नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेज का तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन है, उसे यूज कर रही है, ठीक है। जब हम वर्ड सस्टेनेबिलिटी यूज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कहते हैं वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो अपनी बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस ऑपरेशंस है, वो बिजनेस ऑपरेशंस में ये जब भी अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाती है तो उन स्ट्रैटेजीज में ये ध्यान रखे कि साथ साथ वो सीएसआर एक्टिविटीज उसकी उसी बिजनेस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही हो। उसका लॉजिक समझना, उसका लॉजिक क्या है ध्यान समझना। अगर वो उसके बिजनेस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग और उसके ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग ही सीएसआर एक्टिविटीज होंगी, बट एज पर शेड्यूल 7, ठीक है, तो बेटर क्या होगा, जो उनकी इन हाउस मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज है, इन हाउस एक्सपर्टाइज मतलब कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट जो एक्सपर्टाइज है इस फील्ड में, वो प्रॉपर्ली इसको मॉनिटर कर पाएगा। ऑलराइट, इसलिए यहाँ पे ये सजेशन दिया गया है। क्या हो रहा है? ऑलराइट, चलो। All CPSs expected to act socially, economically, environmentally sustainable manner. अब ये भाई सब बोल देगा कि भाई आप जितनी भी सीपीएस हैं सोशली, इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली, ऐसा भी नहीं है एनवायरमेंट से रिसोर्सेज तो आप जम के यूज कर रहे हो और एट द कॉस्ट ऑफ नेचर आप प्रॉफिट्स बना रहे हो और फिर वाही ले रहे हो, बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? आएगा था एट ऑल टाइम्स इवन इन देयर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज पब्लिक सेक्टर कंपनीज शुड ट्राई टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स बाय कंडक्टिंग बिजनेस. It is beneficial to both business and society and advised not to lose sight of their social environment responsibility and commitment to sustainable development even in activities undertaken in presence of their normal course of business. अभी आगे की बात भी वही बोल रहा है, ध्यान से समझना, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, समझो टॉपिक को। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे बताया कि एट द कॉस्ट ऑफ, जैसे अभी मान लीजिए कि वाटर यूटिलाइज तो किया जा रहा है, आपको अलाउड है, बट वाटर जो आप इमिशन करते हैं मतलब वेस्ट वाटर जो है वो कहीं ना कहीं जाके नेचुरल रिसोर्सेज को भी डिस्टर्ब कर देता है। आप मान लीजिएगा प्लांट्स, अब जैसे लकड़ी का जरूरत है आपको, ऑफ कोर्स वुड की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, हैव टू कट द ट्रीज ना, ठीक है, बट जो अलाउड है वही, ठीक है। बिजनेस एक्सपांशन कर रहा है लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि आप जंगलों को खत्म कर दोगे, तो अपनी वो चीजें आपको सस्टेनेबिलिटी वहां पे भी मेंटेन कर रही है। क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 8 and 9 इज इंपॉर्टेंट, ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। As a part of their sustainability initiatives, CPSs are expected to give importance to environmental sustainability, even their normal mainstream activities. आपको अपने ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि अच्छा एनवायरमेंटल एक्टिविटी ना, तो बिजनेस के अलावा एनवायरमेंट जो आपकी सस्टेनेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपने सोचा अच्छा ऐसा है ना, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, तो सीएसआर एक्टिविटी कर लेते हैं, सीएसआर एक्टिविटी कर लेंगे, वहां सीएसआर एक्टिविटी पूरी हो जाएगी, और जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, बोला वो भी पूरा हो जाएगा। बोला ध्यान सुनो, ऐसा नहीं कर देंगे, देखो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनी रहेगी, देखो। By ensuring that their internal operations and processes promote renewable source of energy, reduce, अब देखो ये बिजनेस में आनी चाहिए क्या, promote renewable source of energy, reduce, reuse, recycle waste, sir, renewable source of energies, अब जैसे बताते हैं ना आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को लेके, या रीयूज, रिसाइकल करना चीजों को, waste material, replenish ground water supply, protect conversion, conserve, restore ecosystem, reduce carbon emissions, help in greening supply chain. ये इनके बिजनेस ऑपरेशंस में भी एस्पेक्ट्स कैरी होनी चाहिए, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट्स हैं यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। अभी जैसे बार बोलते हैं कि पॉली बैग्स को यार यूज करा जा रहा है, स्टिल है ना, बड़ी पॉल्यूशन के लिए बहुत खतरा है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन के लिए खतरा नहीं है, सॉरी, पॉल्यूशन इससे ही सबसे बड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स एक बड़ा इशू है, बट वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, मैं थोड़ा बताऊंगा। हम तो सब बेटा बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं मतलब इनिशिएटिव्स के फॉर्म में बोल सकते हैं, एक्शन तो गवर्नमेंट होता है, लिया है बट नहीं है पूरी तरह से एप्लीकेबल। एनीवेज, सीपीएसईज आर एक्सपेक्टेड टू बी गिवन, बट मैं यहाँ पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ऑलराइट, आओ ध्यान दो इधर, in a responsible manner by producing goods and services which are safe and healthy for consumer, environment, resources efficient, consumer friendly, environment sustainable throughout their life cycle.
ये क्यों पढ़ा रहा हूँ ध्यान से देखना, यहाँ से नोट करना। हार्वर्ड such sustainability initiatives will not be considered as CSR activities as specified in the CSR rules, and expenditure incurred on these would not also not constitute a part of the CSR spends। अब ये इसलिए कह रहा था कि मान लीजिए केस स्टडी आ गया आपके सामने, उसने आपको ये इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को लेके कंपनी ने क्वेश्चन रख दिया कि सर वी आर वर्किंग और ओवर ना इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, तो यहाँ पे चेक करना कि कंपनी का बिजनेस ऑपरेशंस क्या है, ठीक है। बिजनेस ऑपरेशन से ही वो अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो उन्हें फॉरेस्ट काटने पड़ते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, उसके बदले उन्होंने कुछ और पेड़ भी लगा दिए, ठीक है, वाटर क्लीनिंग के लिए उन्होंने काम किया, ठीक है, लेकिन उनका वाटर जस्ट क्लीनिंग का काम कर रहे हैं क्योंकि वो उनका बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ है, तो वर्क उनके लिए वो यहाँ पर सीएसआर एक्टिविटी नहीं है। बात पकड़ में आया? उसकी स्पेंडिंग्स भी आप अलग चार्ज कर रहे हो सीएसआर एक्सपेंसेस से, वो नहीं है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। Sustainability initiatives would also include steps taken by CPSEs to promote welfare of employees। ये भी अच्छे से पता होगा, especially women, physical challenge जैसे STs categories, by addressing their concern of safety, security, professional enrichment and healthy working conditions beyond what is mandated by law। जैसे लेबर लॉ में आप ध्यान से देखेंगे, हम फैक्ट्रीज की तरफ ध्यान देते हैं, फैक्ट्रीज की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट बता रहा है, लेबर वेलफेयर रेगुलेशंस के अगर पर्सपेक्टिव हम देखें और भी बेनिफिट्स हैं, कॉम्पनसेशन एक्ट हमको पढ़ने को मिलता है, और भी कई सारे एक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वुमेन प्रोटेक्शन के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो क्या सर ये जो ऑलरेडी ये रखे हैं और भी हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, मतलब लेबर लॉ पर ध्यान देंगे तो कह रहा है कि वो तो है सो है, ठीक है, आपको अलग से इन पे भी ध्यान देना होगा, मतलब बियॉन्ड व्हाट इज मैंडेटेड बाय लॉ, ये तो आपको करना पड़ेगा। बट आगे कहता है हाउएवर एक्सपेंडिचर ऑन सच सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स वुड नॉट क्वालिफाई एज सीएसआर स्पेंड। बात पकड़ में आ गया? ये तो कंपनीज के केसेस में भी होता है, आप लोगों को पता होगा, कंपनीज के केसेस में भी है। द फिलॉसफी एंड स्पिरिट of CSR and sustainability should be understood and embedded by the employees at all levels and get embedded in the codes of course। अब ये होना चाहिए कि हर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का ना इस बिलीफ सिस्टम में बिलीव करता हो कि हाँ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है ना, तो तभी तो आप इनको वैल्यूज दे पाएंगे। Yeah? CPSEs should extend their reach and oversight to the entire supply chain। अब ये देखो ऐसा कहता है एंटायर सप्लाई चेन तक ये इस बात को समझना चाहिए कि भैया अगर हम एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो जो टोटल सप्लाई चेन है, जैसे मान लीजिए रिसोर्सेज रॉ मटेरियल कहीं से परचेज किया, फिर वर्किंग प्रोग्रेस हुआ, फिनिश गुड को आप प्रिपेयर कर रही हैं, तो ऐसा केसेस में जैसे अब यूजुअली क्या होता है समझिएगा, जितने में ऑयल इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, ठीक है, हाँ हम इंडियन ऑयल की एग्जांपल ले लीजिएगा, इंडियन ऑयल, तो ये क्या करते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, क्रूड मतलब हाँ कच्चा तेल, उसको फिर रिफाइन किया जाता है, तो ये प्रोसेस नहीं है क्या, ये पूरा सप्लाई चेन ही प्रोसेस हुआ, सप्लाई चेन का प्रोसेस हुआ, रॉ मटेरियल खरीदना, देन उसको प्रिपेयर करना, देन उसको आगे सप्लाई करना। अब ये ध्यान से अगर देखा जाए क्या होगा सप्लाई चेन, ये कहता है कि इस सप्लाई चेन को है ना philosophy and spirit of CSR sustainability should be understood and embedded by employees at level। ये तो एम्प्लॉय का किस में हुआ, वहां पे समझना। प्लस कहता है CPSE should extend their reach and oversight to entire supply chain network to ensure that as far as possible suppliers, vendors, service provider, clients, partners are also committed to same principles and standards of corporate social responsibility and sustainability as the company itself। And CPSEs are encouraged to initiatives and implement measures aimed at greening the supply chain। greening the supply chain क्या हो रहा है, चलिए CPSE should give reference to the local areas। अब ये भी हमने कंपनी से किसी में भी होता है, लोकल एरियाज का प्रेफरेंस दीजिएगा। आगे देखो, in selecting the location of their CSR activities it is desirable that board of directors of CPSE define the scope of local areas of their कॉमर्शियल यूनिट्स, प्लान्स, प्रोजेक्ट्स कीपिंग इन व्यू। अब सर लोकल एरिया का मतलब क्या हो सकता है, कैसे भी तो हो सकता है ना कि सर एक इंडिया के अंदर अलग अलग लोकेशंस पे वो अपने बिजनेस प्रोजेक्ट्स को कैरी कर रही है, यूनिट्स, बिजनेस यूनिट्स हैं, ठीक है, हाँ, तो उसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, तो उसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो कौन देगा एक्चुअली, डिसाइड कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। With the nature of a commercial operations, extent of the impact of their operations on society and environment and suggestions demands of the key stakeholders। अब ये भी अफकोर्स कर सकती है कि स्टेक होल्डर से भी सजेशन ले सकते हैं कि आप प्रायोरिटीज दे सकते हैं, लोकल एरियाज में कौन कौन से होंगे। Now, especially those who are directly impacted by the company's commercial operations and activities। अब जैसे यूजुअली मान लीजिए कोई बिजनेस एक्टिविटी है जिसका एनवायरमेंट डायरेक्टली एनवायरमेंट पे पड़ता है, ठीक है, हाँ वहां पर उन पर ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए समझिएगा, समझिए जहां
ऐसा नहीं है कि एक यहाँ हम यूजन देखें, देखिए लोकल एरिया का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, जो रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे कंपनी का होता है तो उसको हम लोकल एरियाज बोलते हैं, ठीक है। बट ऐसा केसेस में भी यहाँ पे बोल रहा है कि ऑफकोर्स लोकल एरियाज को प्रायोरिटी देंगे, प्रोवाइडेड अगर हो सकता है कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस किस एक्सटेंट तक कहाँ जाके इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उन एरियाज को भी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिडर कर सकते हैं एज अ लोकल एरिया। आफ्टर गिविंग ड्यू परफॉर्मेंस प्रेफरेंस टू द लोकल एरिया, CPS may also undertake the sales activity anywhere in the country. Board of Directors of each CPS may also decide on the indicative ratio of TSR spends between the local areas and other outside areas. ये डिसाइड कर सकता है, जैसे 70% लोकल पे और 30% स्पेंडिंग हम अदर एरियाज में कर रहे हैं, ये कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑलराइट, as far as possible, CPS should take up the CSR activities and projects which entails the planning, the stage of execution in advance by fixing targets at different milestones with the estimation of quantum of resources required with the allocated budget and having definite time spans for achieving the desired outcomes. ये टाइप करते वक्त है ना, मुझे लगता है किसी ने, क्या बोलूं मैं ना, ये जो मॉड्यूल्स टाइप किए गए ना, इनकी टाइपिंग की गई है, किसी ने भांग खा के करी है, बहुत मिस्टेक है इसमें। आप अभी कई जगह मैं बोल नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ, बहुत मिस्टेक की हुई है। आप आई होप तुम रीड करते हो, तुम पकड़ रहे हो भी, आई होप लोग भी देख रहे होंगे। नहीं बस चलेगा भाई, ये तो बताना पड़ता है ना, अपनी मान लीजिए CSR प्रोजेक्ट कैरी कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पर जो भी आपने एक्टिविटी यहाँ पर डिसाइड करी है, वो एक्टिविटी कितने टाइम में, फॉर एग्जांपल 2 ईयर 3 ईयर, तो टाइम कितने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने बोला हम लोग स्कूल बना रहे हैं, हाँ, और पिछले 10 साल से स्कूल ही बन रहा है, बोले चल रहा है, क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, यू हैव टू मेंशन इट, ठीक है, कितने टाइम पीरियड में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, चलिए। CPC devise a communication strategy for regular dialogues and consultation with the key stakeholders to ascertain with their views and suggestions regarding CSR activities, sustainability initiatives undertaken by this company. However, the ultimate decision, selection, implementation किसका होगा यार, of course board का होता है, जानते हैं अभी। CSR rules and companies are required to include an annual report on CSR. There, of course, इनका board report कंपनी का, of course board report के अंदर annual report बनेगा CSR spending के ऊपर, जो कि पार्ट होता है board report का। ये यार देखो समझो, CPCs are further advised to prepare an annual sustainability report, but go a long way imparting greater transparency and accountability to the company's operations apart from their improving brand image. तो क्या बोल रहे हैं, sustainability annual sustainability report भी आपको प्रिपेयर करना है, and which is a part of, बोलेगा part of board report. And CPCs get a baselines need assessment survey done prior to the selection of any activity, and also desirable that CPCs should get an impact assessment study done by the external agencies of the CSR activities project undertaken by them, and impact assessment mandatory for the mega projects, threshold value of which can be determined by the board of। अब देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, desirable that CPC get baseline or need assessment survey, कर वर्क हो कितना रहा है, एक्टिविटीज हो रही हैं। आपने बोला हम कंट्री में सैनिटेशन कंडीशन इंप्रूव कर रहे हैं, हम वीकर सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं नहीं कर रहे, एक्चुअली ये तो दिखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए एक्सटर्नल एजेंसीज को भी हायर कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आती है, देखो, द एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड ऑन बेसलाइन सर्वे एंड इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी शुड बी विद इन द ओवरऑल लिमिट्स ऑफ 5% एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरऑल ओवरहेड्स ऑफ CSR स्पेंड्स एज प्रोवाइडेड। अब ये बोल रहे हैं ओवरहेड्स हैं, याद रखिएगा ओवरहेड्स हैं, जानते होंगे ना, ऑफ कोर्स ये एक्टिविटीज जो कर रहे हैं डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट तो करिए इस एक्टिविटी को, इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर बेनिफिट ही नहीं होगा फायदा क्या होगा। क्लियर, ऑलराइट सर, तो मैक्सिमम कितना बोल रहे हैं, 5%। क्लियर। Now, within the provision of this Act, Schedule 7, the Act, CSR rules CPC encourages to take up the CSR activities project in collaboration with the other. Of course, ये भी हम जानते हैं, एक CPIC दूसरी CPIC के साथ मिलकर भी collaboration कर सकती है इन एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए, बट प्रोवाइडेड वो एक्ट के और रूल्स के अकॉर्डिंग हो। CPIC which are statutory corporations would also, important point छोटा सा ही है, बोला स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन हूं मैं, तो बोला फिर क्या हो गया, बोला मेरा नाम LIC है, तो बोले तुमको भी फॉलो करना पड़ेगा CSR रूल, सुन लो ध्यान से यार, हाँ CSR रूल्स कॉर्पोरेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। Compile with the provision of Companies Act 2013, CSR rules and the guidelines of DP, Department Public Enterprises। बात पकड़ में आया। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा आपको हमने भी पढ़ा है ना, यहाँ पे ध्यान समझ रहे हैं आप लोग, इसको रीड जरूर करके जाना है, जो मैंने अभी रीड करा दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, किसी को पॉइंट आउट नहीं होगा, क्योंकि हमने CSR पढ़ा हुआ है।
नहीं पढ़ा आपने तो बेटा एक बार आप चेक करना वो, ठीक है, वो वापस रिवाइज हो जाएगा। आप लोगों ने देखा है ना सबने, आप लोगों को भी पढ़ा दिए हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक बार देखिएगा क्लियर, इसको रीड करना बाद में, पहले अगर वो पढ़ रखा तो उसको पढ़िए फिर इसको रीड करना। सिर्फ जो हमने अलग अलग पॉइंट्स कंसिडर किए ना उसी को ही याद रखना है, बाकी उसी सेंस में समझना है, क्लियर। इसके अलावा जैसे यहाँ पर हम बोलें, हाँ बेटा वही बता रहा हूँ। अब ये जो बता रहा है गाइडलाइंस फॉर एक्सपेंडिचर्स ऑफ सीपीएसई, अब यहाँ पर इसको रीड करना है यार। इसमें बता रखा है, जैसे इन्होंने थीम लिया, थीम क्या है, स्कूल्स को लेकर लिया। देखो एक वो एग्जांपल देके बता रहा हूँ, थीम कंसीडर की गई 2018-19 में, स्कूल एजुकेशन हेल्थ केयर में भी टेकन अप द थीम फॉर फोकस इन इंटरवेंशंस। मतलब सीपीएसई को ज्यादा कुछ पर फोकस करने के लिए बोला गया भाई आप स्कूल्स प्रोजेक्ट्स पे जा सकते हो, हेल्थ केयर के लिए क्या बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हाँ हो सकते हैं उनको लेके, ठीक है। तो ये यहाँ मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी जो ऑब्जेक्ट कैरी करना था वो यहाँ पे पूरा तरह से सेलिब्रेट नहीं किया गया। बट ठीक है, इसको एक बार आप देख के चल जाए, कोई इट्स नॉट मैंडेटरी। मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, चलो आप ICSI हो बेटा, मैं ICSI तो नहीं हूँ, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसको अगर इसकी गाइडलाइन से पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, हाँ, बट ये जो मैं अभी बताया ना याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाना है। ऑलराइट, कोई और डाउट? चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं।